नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है मधु जी की शातिर बहू। एक समय की बात है, कानपुर में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में मधु जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। मधु जी के 2 बेटे और बहुएं थीं जो उनके साथ ही रहती थीं। बड़े बेटे अशोक की पत्नी नम्रता संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी अनाया चालाक और बहुत तेज थी। एक बार की बात है, मधु जी और नम्रता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। मधु जी, बहू मैं मिश्रा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर मधु जी बाहर चली जाती हैं। नम्रता अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी अनाया रसोई में आती है। शुद्ध देशी घी के लड्डू देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। अनाया, वाह, इतने इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूँगी, जिससे किसी को मुझ पर शक नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊँगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अनाया पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर खाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। नम्रता अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी। तभी मधु जी घर पर आ जाती हैं। मधु जी, नम्रता, अरे ओ नम्रता। नम्रता सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है। नम्रता, जी माँ। माँ जी, बुलाया आपने? मधु जी, बेटा ज़रा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, 1-2 खा लूँगी। नम्रता रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। नम्रता, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में ही नहीं रखे, प्लेट में तो एक भी लड्डू नहीं है। माँ को बताती हूँ। नम्रता मधु जी को जाकर बात बताती है। नम्रता, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे, पर अब नहीं है। सुधा जी, क्या लड्डू तो मेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? नम्रता, पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। मधु जी रसोई में जाती है। अनाया लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। अनाया, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? मधु जी, बहू यहाँ लड्डू की प्लेट में रखी थी, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं, पता नहीं कौन खा गया। शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी अशोक और राहुल भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बातों को देख दोनों रसोई की ओर जाते हैं। अशोक अपनी माँ से मजाक में कहता है, अशोक, क्या हुआ माँ, किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? सुधा जी, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। अनाया, आपके बाहर जाने के बाद तो नम्रता दीदी ही ना थी रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। नम्रता, अनाया, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं कार्तिक के पास थी। मधु जी और घर के सभी सदस्य अनाया की बात पर विश्वास कर लेते हैं और नम्रता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नम्रता को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। अनाया बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद मधु जी काजू और बादाम खरीद कर लाती हैं और नम्रता को संभाल कर रख देने के लिए कहती हैं। मधु जी ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। नम्रता काजू और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। अनाया काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज़ मुट्ठी भर के खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम खत्म हो जाते हैं। मधु जी, अरे नम्रता, तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही है कि कहाँ रख दिए, हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे, या मंदिर में रखकर पूजा करेगी तू? नम्रता, जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर नम्रता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। ये देखकर नम्रता चौंक जाती है और रोने लगती है। नम्रता के रोने की आवाज़ सुनकर मधु जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। नम्रता को रोता देख मधु बोलती है, मधु जी, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नम्रता, माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मधु जी, क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और ख़त्म भी हो गया। अनाया अपनी चोरी छुपाने के लिए नम्रता पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, अनाया, नम्रता जी, खाने का मन था तो
खाइए, लेकिन ऐसी चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। मधु जी, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और नम्रता रोने लगती है। कुछ दिन बाद अनाया की दोस्त रिया का फ़ोन आता है। रिया, हेलो अनाया, कैसी हो? अनाया, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया। रिया, घर के काम में बिजी रहती हूँ, चलो ना हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अनाया, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए हैं, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं, राहुल को तो टाइम भी नहीं मिलता। रिया, ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। अनाया खुद से कहती है, मैंने रिया को हाँ तो बोल दिया है, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्चा होना। अब अनाया पैसों की जुगाड़ में लगी है। वो मधु जी के कमरे से गुजरती है, तभी अशोक मधु जी को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही अनाया मधु जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही अशोक 10,000 रुपये मधु जी से मांगता है। अशोक, माँ वो 10,000 दिए थे ना, वो देना, दोस्त को वापस करने हैं। वह लेने के लिए आ रहा है। मधु जी कमरे में पैसे लेने जाती हैं। जैसे ही अलमारी खोलती हैं तो पैसे कहीं नहीं मिलते। मधु जी चिल्लाती हैं। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मधु जी के सभी सदस्य मधु जी के कमरे में आते हैं। अशोक, क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? मधु जी, मैंने यहीं 10,000 रुपये रखे थे, अब नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। अशोक, नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से ला कर दूंगा उसे? मधु जी, कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं? लेकिन हमारे घर में कोई आता भी नहीं है। अशोक, हाँ माँ, आप सही कह रही हो, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। मधु जी, हाँ यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो ही रहा है। अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही अनाया घबरा जाती है। अशोक का दोस्त पैसे लेने आता है और ये देखकर नम्रता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर अशोक को दे देती है। नम्रता के पास 10,000 देखकर सब लोग नम्रता पर शक करने लगते हैं। मधु जी, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? बहू नम्रता, माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। मधु जी, बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। अनाया जी जान में जान आती है, वो भी नम्रता को कहने लगती हैं। अनाया, नम्रता दी, अब इसकी भी चोरी की हद हो गई, अपने ही घर में चोरी। दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख अनाया घबरा जाती है। पुलिस नम्रता से पूछताछ करती है और नम्रता बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है, अनाया पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस अनाया की कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखे मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। अनाया फूट फूट कर रोने लगती है। अनाया, माफ़ कर दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। मधु जी, सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू नम्रता पर दोष लगाया। अनाया रोने लगती है और नम्रता से भी माफ़ी मांगती है। नम्रता, कोई बात नहीं अनाया, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अनाया, मैं आप सब से माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। नम्रता, अनाया तो गले लगा लेती है और मधु जी नम्रता से माफ़ी मांगती हैं और नम्रता सबको माफ़ कर देती है और अब से सब खुशी खुशी ज़िंदगी जीते हैं। इसी तरह कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।